आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और ढेरों ढेर बरकत हो। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल और उनके असहाब पर। इस नेक कलाम के साथ बेटा आगाज करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स का लेक्चर नंबर 3। आज बेटा हमने ये पढ़ना है कि एंजाइम्स जो कि रिएक्शंस को तेज करते हैं, एंजाइम्स जो कि रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करने में मदद करते हैं, उन एंजाइम्स की कारकर्दगी पर असर पड़ सकता है। अब जैसे आप मेरे बच्चे हो, आप लोग जब लर्निंग करते हो, कोई चीज याद कर रहे हो, तो अगर घर में शोर ज्यादा है या अम्मी अब्बू की लड़ाई हो रही है या कोई बड़े बहन भाइयों ने शोर मचाया हुआ है या छोटों ने शोर मचाया हुआ है, तो बेटा आपकी लर्निंग एक्टिविटी पर असर पड़ेगा, आपकी लर्निंग एक्टिविटी पर असर पड़ेगा। तो इस तरह जो चीजें आपकी लर्निंग एक्टिविटी पर असर कर रही हैं वो होंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एबिलिटी। उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एबिलिटी। तो इसी तरह पुत्र एंजाइम्स की स्पीड, एंजाइम्स जिस स्पीड में काम कर रहे होते हैं, एंजाइम्स के काम करने पर कुछ चीजें असर करती हैं और एंजाइम्स का जो रेट है, जो स्पीड है, वो कम भी हो जाती है या फिर ज्यादा हो जाती। तो आज हम देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को। एंजाइम के एक्शन की स्पीड पर असर अंदाज होते हैं। ये असर मुस्बत भी हो सकता है, पॉजिटिव, मतलब एंजाइम की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और ये असर मनफी भी हो सकता है, दैट इज नेगेटिव, यानी कि वो चीजें मिलकर एंजाइम एक्टिविटी को खत्म भी करा सकती हैं, स्लो भी कर सकती हैं और इन दी एंड खत्म भी करा सकती हैं। तो मेरे बच्चों, एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरनमेंट इन विच दे वर्क। एंजाइम्स जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं उस एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एंजाइम्स। नंबर 2, एनी फैक्टर, कोई भी ऐसी फिजिकल या केमिकल क्वांटिटी जो कि उस एंजाइम की केमिस्ट्री या उसके शेप को तब्दील कर दे, उत्तर एंजाइम मॉलिक्यूल की प्रोटीन पर असर कर जाए, एंजाइम मॉलिक्यूल के अमीनो एसिड्स पर असर कर जाए, या उस एंजाइम की जो पर्टिकुलर शेप थी, जिस तरह हमने यहां देखा कि एंजाइम की एक पर्टिकुलर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, अगर ये शेप खराब हो गई बेटा, या अंदर मौजूद अमीनो एसिड्स को तोड़ दिया गया, तो एंजाइम एंजाइम ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। So any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule, it can affect its activity. It can affect its activity. Clear ho gaya beta? So any factor that can change the chemistry or shape of enzyme molecule, it can affect enzyme's activity. Some of the factors that can affect the rate of enzyme action are being discussed next. तो अब हम डिस्कस करने लगे हैं, और ये चंद फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स काफी ज्यादा है लेकिन हमने 3 डिस्कस करने हैं। लो जी, इसमें से पहला आ रहा है टेम्परेचर। क्या मेरा बच्चा? टेम्परेचर। उत्तर इंक्रीज इन टेम्परेचर, आप किसी सबस्ट्रेट में एंजाइम डालो और फिर उसको गर्म करना शुरू कर दो, पुत्र जी इंक्रीज इन टेम्परेचर, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। तवज्जो है बेटा? तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर में बढ़ावा,
टेम्परेचर में बढ़ावा स्पीड अप करता है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस को। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस में उनके रेट में इजाफा होता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाओ, एंजाइम की कारकर्दगी बढ़ाओ, टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ, एंजाइम का काम बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर speeds up the rate of enzyme catalyzed reaction. Let us see the diagram. उत्तर नीचे है टेम्परेचर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, और y एक्सिस पर है पुत्र रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। तो x एक्सिस पर टेम्परेचर, तो यहां रेट है। लो पुत्र 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट इतना था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट यहां पहुंच गया, और 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेट इधर पहुंच गया। वाओ, इंक्रीज इन द टेम्परेचर, increase in the temperature increases the rate of reaction. एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के टेम्परेचर को, सॉरी उसके रेट को इंक्रीज कर रहा है। ओह वाओ, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर increases the rate of reaction, लेकिन up to a certain limit, up to a certain point. तो सेकंड है इंक्रीज इन टेम्परेचर speeds up the rate of enzyme catalyzed reaction but only to a certain point, एक खास हद तक, एक खास हद तक। तो यहां मेरे बच्चों ने देखा रे बाबा कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो हद टेम्परेचर था जहां पर स्पीड ऑफ कैटालाइज्ड रिएक्शन, स्पीड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ती रही, रेट बढ़ता रहा, मगर एक खास पॉइंट तक। तो मेरा बच्चा वो टेम्परेचर जिस पर किसी एंजाइम का रेट मैक्सिमम हो, उस पॉइंट को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। तो जी हाँ, 37 degree centigrade is the optimum temperature for human enzymes. मेरा बच्चा ह्यूमन एंजाइम्स को 10 डिग्रीज पे रखो, यहाँ स्पीड होगी, 20 पे रखो स्पीड बढ़ेगी, 30 पे रखो स्पीड और बढ़ेगी। बेटा आपने माउस का जो कर्सर है, ये कर्सर मुझे नहीं मालूम, इस एरो को बस देखते रहना है। 30 पर और बढ़ी, 32 पर और बढ़ी, 33 पर और बढ़ी, लेकिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीक आ गई। क्या आ गई मेरा बच्चा? पीक। तो इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड को ऑप्टिमम टेम्परेचर कह देंगे। इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड्स अप द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस बट ओनली टू अ पॉइंट। पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डिफाइन ऑप्टिमम टेम्परेचर। एवरी एंजाइम works at its maximum rate at a specific temperature called as the optimum temperature. देखा, हर एंजाइम अपने खास टेम्परेचर पर मैक्सिमम काम करता है, उस मैक्सिमम लिमिट ऑफ टेम्परेचर का नाम है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। फिर आ जाएगा हीट क्या रोल प्ले करती है, एंजाइम को क्या मदद करती है हीट। तो पुत्र जी, व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टेन लिमिट, तवज्जो है बेटा, तो हीट क्या करती है? नंबर 1, हीट एड्स इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो मेरा बच्चा वो एक्टिवेशन एनर्जी जिसको एंजाइम लो कर देता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम ने पूछा, ए सबस्ट्रेट तू चेंज होना है कि नहीं प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट ने क्या, मेरी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। उत्तर एंजाइम उस एनर्जी को, उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, लेकिन जब आप गर्म करते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी का बंदोबस्त हो जाता है, दैट इज हीट मिलती है, एंड हीट एड्स इन द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, नंबर 2, हीट आल्सो प्रोवाइड्स काइनेटिक एनर्जी फॉर द रिएक्शन।
तो हीट पुत्र काइनेटिक एनर्जी भी देती है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स हिलना शुरू हो जाते हैं। आपको पता ना कि जब हम हीट बढ़ाते हैं, जब हम हीट, तो मेरा बच्चा it also provides kinetic energy for the reaction जो हम हीट कर रहे होते हैं। सो लिहाजा reactions are accelerated। तो अगर कोई पूछे what is the role of heat, what is the role of heat in enzymatic actions, तो पहला point, heat adds in the activation energy। दूसरा point, heat also provides kinetic energy for the reaction, so the reactions are accelerated। तो मेरा बच्चा अब इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि इस फोटोग्राफ में कि जब उस सर्टेन लिमिट ऑप्टिमम टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो नतीजा एंजाइम के रेट में एकदम कमी आ गई रे बाबा। एंजाइम के रेट में कमी आ गई रे बाबा। क्या एंजाइम ने काम करना छोड़ दिया? क्या एंजाइम को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा ओवरहीटिंग का? तो अब ये देखना होगा कि क्या एंजाइम को कोई हीट ने नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो जी हाँ, when temperature is raised well above the optimum temperature, जब टेम्परेचर को रेज कर दिया जाता है, राइज कर दिया जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर से ऊपर, तो हीट एनर्जी इंक्रीजेस द वाइब्रेशंस ऑफ द एटम्स ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम के अंदर मौजूद अमीनो एसिड्स के एटम्स में जबरदस्त किस्म की वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ओ गॉड, ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था इसकी धज्जियां उखड़ जाती है मेरा बेटा। पुत्र मैं जो इसको पकड़कर हिलाई जाऊं हिलाई जाऊं हिलाई जाऊं हिलाई जाऊं, ये माउस के कर्सर को आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको पकड़ पकड़ कर पुत्र झंझोड़ी जाऊं तो क्या होगा? इसके सारे एटम्स, इसके मॉलिक्यूल्स चीथी चीथी हो जाएंगे, अलहदा अलहदा हो जाएंगे। The globular structure of the enzyme is lost. This is known as a denaturation of enzyme. This is known as what? Denaturation of enzyme. तो पुत्र very important short question आ गया। What define denaturation of enzyme? तो बेटा when temperature is raised well above the optimum temperature, heat energy increases the vibrations of the atoms of the enzyme, due to which the globular structure of the enzyme is lost, and this is known as denaturation of enzyme। अब क्या हुआ कि denaturation results in rapid decrease in the rate of enzyme action। हाँ, हमने डायग्राम में भी देखा, हमने ग्राफ में भी देखा कि जैसे ही टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया, एंजाइम की डीनेचरेशन हो गई और रेट ऑफ रिएक्शन नीचे आते रेट ऑफ रिएक्शन स्टॉप हो गया और ब्लॉक्ड कंप्लीटली हो गया। एंड इट मे बी ब्लॉक्ड कंप्लीटली। क्लियर? The optimum temperature for the maximum working speed of human enzymes is 37 degrees centigrade। तो ये मेरे बच्चों ने इसकी ये जो 37 degree centigrade is the optimum temperature for the human body, optimum temperature for the enzymes of the human body, ये याद रखना है। अल मशहूर तरीन MCQ आता होता है कि what is the optimum temperature for the maximum working speed of the human enzymes, and the answer is 37 degrees centigrade। Clear? अब मेरा बच्चा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मेरे बच्चे अगर देखो, अब मैं अगर कोई इदारा या कोई एकेडमी खोलता हूं तो उस एकेडमी की क्लास में मैं रख दूंगा चेयर्स। अब चेयर्स जो हैं वो एंजाइम का काम करेंगी। तो जब तक एकेडमी में
एंजाइम मतलब चेयर्स अवेलेबल हैं, तवज्जो है बेटा, तो बच्चों का दाखिले में इंक्रीज होता जाएगा। तो जब तक क्लासरूम में चेयर्स मौजूद हैं, बच्चे आकर उन चेयर्स पर, यानी बच्चे एडमिशन लेते जाएंगे और चेयर्स पे बैठते जाएंगे। इफ एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर अवेलेबल इन द रिएक्शन, तो अगर मैं बच्चों को बढ़ा रहा हूं, दैट इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अगर मैं बढ़ाऊं, द रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑलवेज इंक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन मेरा बच्चा, एक वक्त आएगा कि अगर क्लास में 30 चेयर्स हैं और 30 स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया है, तो मेरे बच्चों क्या होगा कि रिएक्शन रेट 30 स्टूडेंट्स के बाद रिएक्शन रेट वो फिर बराबर हो जाएगा कि मैं अब कहूंगा कि जी कोई छोड़कर जाएगा, सीट खाली होगी, तो अगला सबस्ट्रेट मतलब अगले बच्चे को दाखला मिल सकता है। तो मेरा बच्चा, जब तक एंजाइम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन पुत्र, अगर मैं एकेडमी में सीटें, क्लास में सीट्स को ना बढ़ाऊं, मैं चेयर्स नई ना लाऊं, इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज केप्ट कांस्टेंट, लेकिन उधर से बच्चे पे बच्चा दाखिल करता जाऊं, लेकिन अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड, तो एक वक्त आएगा, अ पॉइंट इज रीच्ड वेयर एनी फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, के एक नए बच्चे के एडमिशन पर भी इट विल नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनीमोर। तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ने वाला। पूछो क्यों? क्योंकि जितने एंजाइम के एक्टिव साइट्स हैं वो सारी की सारी तो फिल्ड अप है, तो एंजाइम सारे का सारा फिल्ड है। अब पुराना एंजाइम, यानी एंजाइम पुराने सबस्ट्रेट को जिसको उसने पकड़ा हुआ है, जब तक वो उसको प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा, वो नए सबस्ट्रेट को पकड़ने वाला नहीं है। So when the active sites of all enzymes are occupied, जब एंजाइम की तमाम एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाइड हो गई हैं, हर जगह सबस्ट्रेट मौजूद है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत हाई है, any more substrate molecules do not find free active site, नए आने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को फ्री चेयर्स, फ्री एक्टिव साइट नहीं मिलेंगी। पुत्र, उस वक्त को कहोगे कि माशाल्लाह एडमिशन क्लोज हो चुका है और क्लास सारी की सारी बच्चों से भर चुकी है, मतलब जितने एंजाइम अवेलेबल थे सबके पास अपना अपना सबस्ट्रेट है। उस वक्त आप बोलोगे कि सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स हो गई है। सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट, बेटा वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। तो आपने यहां से शुरू होना है पॉइंट सी से कि when the active sites of all enzymes are occupied, ये कब होता है? जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई हो और एंजाइम आपने फिक्स रखा हो, आप एंजाइम ना बढ़ाते हो। Any more substrate molecules do not find free active site, उस वक्त को this state is called saturation of active sites and the reaction rate does not increase, और रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं करेगा। आओ जरा मैं अपने बच्चों को फोटोग्राफ दिखा दूं। तो ये देखें जनाब, ये है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर पुत्र रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। मैंने एंजाइम ले लिया है फिक्स, मैंने एंजाइम क्या ले लिया है? फिक्स। अब जब मैंने एंजाइम को फिक्स ले लिया लेकिन सबस्ट्रेट को बढ़ाता जा रहा हूं, तो जब तक एक्टिव साइट अवेलेबल है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा चला जाएगा, बढ़ा चला जाएगा, बढ़ा चला जाएगा, बढ़ा चला जाएगा। लेकिन जैसे ही एक्टिव साइट सारी की सारी ऑक्यूपाइड हो गई, तो फिर रिएक्शन का रेट पुत्र बराबर रहेगा, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सारी एक्टिव साइट्स अब फुलफिल्ड हैं। तो अब कोई एक्टिव साइट फारिग नहीं कि रिएक्शन रेट को बढ़ाए, तो अब पुरानी एक्टिव साइट्स वेली होंगी, तो वो नए सबस्ट्रेट को पकड़ेंगी। तो इसका ग्राफ नीचे नहीं आया,
इसका ग्राफ सीधा चलता रहा। ओके मेरा बच्चा, यानी कि स्पीड कांस्टेंट हो गई। अब अगला आया जी पीएच। मेरा बच्चा पीएच एक स्केल है, एक मेजरमेंट स्केल है जिससे हम वैल्यूज को मेजर कर लेते हैं। अगर पीएच की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक आए, अगर पीएच की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक आए, तो आप बोलोगे वो चीज एसिडिक है, उसमें एसिडिटी ज्यादा है। और अगर पीएच 8 से लेकर 14 तक उसकी वैल्यू आए, कहां से कहां तक आए, 8 से लेकर 14 तक आए, तो मेरे बच्चों ने कहना है कि जनाब वो चीज बेसिक है। तो आपको पता है बेटा, कुछ एंजाइम्स एसिडिक वैल्यू में काम करते हैं, यानी कि लो पीएच में, और कुछ एंजाइम्स हाई पीएच पर काम करते हैं, दैट इज बेसिक मीडियम में। तो ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट, एक खास पीएच की नैरो रेंज में डन। अच्छा, उस पीएच को जिस पर एंजाइम काम करते हैं, उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं पुत्र। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिफाइन ऑप्टिमम पीएच। कहता है ऑल एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। तमाम एंजाइम्स कुछ एसिडिक मीडियम में काम करते हैं तो कुछ बेसिक मीडियम में। अब पुत्र 0 से 6 तक पीएच की जो वैल्यू है, ठीक है वो एसिडिक है, लेकिन 0 से 2 तक तेज एसिडिक है, जबकि 3 से लेकर 6 तक वो जरा कम एसिडिक है। तो कुछ बहुत तेज पीएच पर काम करते हैं, बहुत एसिडिटी चाहिए होती है उन्हें, बहुत ज्यादा एसिड चाहिए होता है उनके काम करने के लिए, और कुछ को एसिड नहीं, कुछ को बेस चाहिए काम करने के लिए, बेसिक मीडियम चाहिए, तो उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब पुत्र जो एंजाइम एसिड में काम करता है, अगर आप उसको बेसिक माहौल दे दोगे, दूसरे लफ्जों में जो एंजाइम लो पीएच पर काम करता है, मतलब 0 से लेकर 6 के अंदर अंदर, अगर आप उसको हाई पीएच दे दोगे, मतलब 8 से 14 दे दोगे, तो नतीजा क्या होगा बेटा, एंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाएगी या एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम फटफुट जाएगा, एंजाइम फटफुट जाएगा। तवज्जो है बेटा। तो सुनो, अगर मैं स्लाइड चेंज करूं पीएच को, यानी अगर 2 है तो मैं उसको 4 या 5 तक कर दूं, अगर स्लाइड पीएच करूं तो पुत्र एंजाइम की रिटार्डेशन हो जाएगी। रिटार्डेशन मतलब एंजाइम की एक्टिविटी स्लो होती जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, और किसी वक्त इट कैन ब्लॉक इट कंप्लीटली, एंजाइम पूरे का पूरा काम नहीं करेगा। उत्तर जी, एवरी एंजाइम हैज इट्स स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू। हर एंजाइम की अपनी एक खास ऑप्टिमम पीएच की वैल्यू है। ये पुत्र बुक में जिक्र कर लेना, जरा लिख लेना कि फॉर एग्जांपल पेप्सिन हमारा एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे स्टमक में काम करता है मेरा पुत्र। पुत्र जी, पेप्सिन बहुत एक्टिव काम करेगा इन एसिडिक मीडियम, और मैंने आपको बताया कि एसिडिक मीडियम लो पीएच होती है, और 0 से लेकर 6 के अंदर काम, ये इसकी ऑप्टिमम वैल्यू पुत्र 2 है। तो अगर आप इस पेप्सिन को बेसिक माहौल दे दोगे तो पुत्र या तो ये डीनेचर हो जाएगा या फिर इसकी एक्टिविटी रिटार्ड हो जाएगी। इसी तरह एक ट्रिप्सिन एंजाइम है, ट्रिप्सिन इज आल्सो एन एंजाइम। पुत्र ये एंजाइम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन करता है प्रोटीन्स की, एंड इट शो इट्स एक्टिविटी इन एल्कलाइन मीडियम, और इसकी जो नैरो रेंज है वो है 7.5 से लेकर 8.5 पीएच वैल्यू के अंदर अंदर इसमें काम करना है। अच्छा, अब पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और ट्रिप्सिन भी क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो पुत्र पेप्सिन हो गया या फिर ट्रिप्सिन हो गया, ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। पेप्सिन एसिडिक माहौल में काम करता है, जबकि जो है ट्रिप्सिन वो बेसिक माहौल में काम करता है। लो पुत्र जी, स्लाइट चेंज, अगर हल्की तब्दीली कर ली जाए इन पीएच में, इट कैन इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स।
एट द एक्टिव साइट। लो मेरा बच्चा, एक्टिव साइट पर सिर्फ आयनाइजेशन चेंज होती है। अगर हल्की तब्दीली, अगर पॉइंट्स का फर्क पड़े या एक दो नंबर ऊपर चले जाए या नीचे चला जाए, तो बेटा इट कैन इफेक्ट द आयनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स ऑफ द एक्टिव साइट, और एंजाइम बेचारा ना काम ना कार का नहीं रहता। दूसरे लफ्जों में, और अगर आप एक्सट्रीम चेंज इन पीएच कर लो तो इट कैन डीनेचर दी एंजाइम, इट कैन डीनेचर दी एंजाइम। चले आए जरा इसका भी ग्राफ डिस्कस कर लें। तो पुत्र ये देखो कि जब तक एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच आ रही है, एंजाइम का रेट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऑप्टिमम पीएच पर एंजाइम का काम मैक्सिमम, उसकी जो रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन था वो मैक्सिमम था। और जैसे ही ऑप्टिमम पीएच से बात आगे गई, एंजाइम नीचे फॉल कर गया, और इस तरह वो या तो रिटार्ड हो जाएगा या फिर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, और रेट ऑफ रिएक्शन जो कि स्पीड पकड़ी हुई थी वो बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि ये जो एंजाइम्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, और इनकी फिजिकल कंडीशंस में अगर थोड़ी बहुत तब्दीली भी आ जाए तो वो पूरे एंजाइम एक्टिविटी को तबाह करके रख सकती है। आज के लेक्चर में इतना ही था अफजल अंकल की जानिब से, प्यारे अफजल की जानिब से। अगर आप देखना चाहते हैं या चाहती हैं कि अगले लेक्चर में क्या है आपके लिए, तो लेक्चर नंबर 4 को अटेंड करना ना भूलिएगा। इसी के साथ ही सर अफजल को इजाजत दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अल्लाह तुम सबके नेक नसीब करे।